आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 3 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। हमास के ड्रोन हमले में मारे जाने से बची बेन गुविर की जान। हूथीज ने जाफा में इस्राइली टारगेट्स पर किया ड्यूअल मिसाइल हमला। यमन के मिसाइल हमले से इस्राइल के सेंटर में लगी आग। यूएई ने पहली बार इस्राइल को दी रेड लाइन की धमकी, कहा वेस्ट बैंक में कब्जा रोको। इस्राएली फौज गजा सिटी में अंदर तक हुई दाखिल, जबरन बेदखली जारी। ईरानी सदर का बयान, चीन के साथ समझौतों को अमली जामा पहनाना जरूरी। और शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने की बायोटेक्नोलॉजी पर चर्चा। इंसान की उम्र बढ़ाने पर हैरान कर देने वाली बातचीत आई सामने। ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। इसराइल के कट्टरपंथी मिनिस्टर बेन गुविर के ऊपर से मौत का साया छू कर निकल गया। अगर शिन बेत वक्त पर एक्शन न लेती तो हमास ने बेन गुविर को अपना शिकार बना ही लिया होता, वो भी एक हवाई हथियार से। इस्राएली मीडिया ने 3 सितंबर को लिखा कि इस्राएल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गुविर पर मौत का साया मंडराया, लेकिन शिन बेत और इस्राएली फौज ने वक्त रहते बड़े हमले को नाकाम कर दिया। इस्राएली मीडिया के मुताबिक हमास ने प्लान बनाया था कि बेन गुविर को धमाकेदार ड्रोन अटैक का टारगेट बनाया जाए। ये पूरी प्लानिंग वेस्ट बैंक के हेब्रोन इलाके में चल रही थी। शिन बेत का दावा है कि गिरफ्तार किए गए मुलजिम तुर्की में बैठे हमास ऑपरेटिव से सीधे ऑर्डर ले रहे थे। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। तुर्की में और कतर में इस वक्त हमास की सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। इसराइल का इशारा उन्हीं की तरफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसराइल इस हमले की जो स्टोरी सामने आई, कहानी सामने आई, उसके बहाने उन लीडर्स को वहाँ निशाना बनाने की प्लानिंग बना रहा है। हो भी सकता है। बात यमन की हूथीज ने एक बड़ा वार किया है। जाफा में इसराइली टारगेट्स पर डबल मिसाइल हमला किया है। यमनी आर्म फोर्सेस ने ऐलान किया है कि उन्होंने जाफा में इसराइल के अहम और सेंसिटिव टारगेट्स पर दो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। ये सुबह जो खबर दी थी उनसे अलहदा हमला है और इसकी खबर शाम को आई। यह ऑपरेशन गजा में इसराइल के जुल्म और हाल ही में यमन पर इसराइली हमलों का जवाब बताया जा रहा है। आज शाम यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने बताया कि इस ऑपरेशन में दो मिसाइलें इस्तेमाल की गईं। एक पैलेस्टाइन 2 स्प्लिट वॉरहेड मिसाइल और दूसरी जुल्फ़िकार मिसाइल। उन्होंने दावा किया कि हमला कामयाब रहा, जिससे लाखों इसराइलियों में दहशत फैल गई। वो शेल्टर्स की तरफ भाग खड़े हुए। बेन गुरियन एयरपोर्ट का काम डिस्टर्ब हो गया और पूरे इसराइल में अलर्ट बढ़ा दिया गया। यमन ने साफ कहा कि इस तरह के ऑपरेशंस अब रुकेंगे नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में और तेज़ी से बढ़ेंगे। यमनी फौज ने यह भी कहा कि इसराइल कभी भी अमन और सुकून हासिल नहीं कर पाएगा जब तक गजा पर से घेराबंदी ख़त्म नहीं हो जाती। एनालिस्ट के मुताबिक पैलेस्टाइन 2 जैसी एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल इस बात का सबूत है कि यमन अब हाई टेक्नोलॉजी स्ट्राइक्स करने की काबिलियत रखता है और इसका मकसद इसराइल की सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस को हिलाना और एयरपोर्ट जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना है। इसी सिलसिले में एक और खबर आई है अल-मायादीन के हवाले से। अल-मायादीन की खबर के मुताबिक यमन के मिसाइल हमले से इसराइल के सेंटर में आग लग गई। बुध को इसराइली फौज ने ऐलान किया कि यमन से दागी गई एक मिसाइल उनकी डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर ली, जो मकबूजा यानी कि कब्जा किए गए फ़लस्तीनी इलाकों की तरफ बढ़ रही थी। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल को रोकने की कोशिश में, इंटरसेप्ट करने की कोशिश में हवा में धमाका हुआ और धमाके के बाद मिसाइल के टुकड़े नीचे गिरे और उनके गिरने से इसराइल के सेंट्रल इलाके में आग भड़क उठी। अब इस आग को वक्त रहते काबू पा लिया गया या आग और भड़क गई, इस बारे में कहीं से भी कोई अपडेट हासिल नहीं हो सकी। अब बात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यूएई की, जिसने इसराइल को सख्त वार्निंग दी है। कहा है कि वेस्ट बैंक का इल्हाक हमारी रेड लाइन है। यूएई ने इसराइल को साफ अल्फाज में धमकी दी कि अगर उसने वेस्ट बैंक पर इल्हाक यानी कि एनेक्सेशन यानी उसे इसराइल में मिलाने की कोशिश की तो ये अब्राहम अकॉर्ड्स को पूरी तरह तबाह कर देगा। मेरी कोशिश होती है कि आपको उर्दू के कुछ नई नौजवान नस्ल को उर्दू के नए लफ्ज़ दे सकूँ। तो इल्हाक। यूएई की असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स लाना नुसीबे ने कहा
कि शुरू से ही हमने अब्राहम अकॉर्ड्स को एक रास्ता माना था ताकि फ़लस्तीनी आवाम की मदद की जा सके और उनकी आज़ाद रियासत के हक़ को सपोर्ट किया जा सके। हमारा वही मौक़िफ़ 2020 में भी था और आज भी वही है। गौरतलब है दोस्तों कि गज़ा में जंग शुरू होने के बाद से यूएई का इसराइल के ख़िलाफ़ ये अब तक का सबसे सख्त बयान है। यूएई जो रीजन का बड़ा खिलाड़ी है और उन चंद अरब ममालिक में से है जिन्होंने इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए थे, अब वो सख्त तेवर दिखा रहा है। यूएई के अफसरान ने साफ कहा है कि उनकी पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा आज भी फ़लस्तीनी मुद्दा ही है, फ़लस्तीनी इशू ही है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वेस्ट बैंक में इसराइल की तरफ से किसी भी तरह का एनेक्सेशन या सेटलमेंट बढ़ाना अब तक हुई डिप्लोमेटिक तरक्की को पूरी तरह से पटरी से उतार देगा। दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड्स 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के तब के दौरे हुकूमत में हुए थे, जिनके तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को ने अमेरिका की वसातत यानी कि मध्यस्थता से इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। लाना नुसीबे ने कहा, जो कि यूएई की मिनिस्ट्री से हैं, उन्होंने कहा कि हम इसराइली हुकूमत से ये कहते हैं कि वो वेस्ट बैंक को कब्जाने के प्लान्स को फ़ौरन रोक दें और इंतहा पसंद यानी कि एक्सट्रीमिस्ट किसी भी किस्म के हों, उन्हें रीजन की किस्मत तय करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनका इशारा स्मोट्रिच और बेन गुविर की तरफ था। अमन के लिए उन्होंने कहा, अमन के लिए हिम्मत, सब्र और ये जज्बा चाहिए कि तशद्दुद हमारे फ़ैसलों को हावी ना कर सके। दोस्तों, यूएई ने ज़ुबान तो अच्छी चलाई है, लेकिन क्या वो हिम्मत भी दिखा पाएगा इसराइल के साथ हुए अब्राहम अकॉर्ड्स को तोड़ने की? क्योंकि वेस्ट बैंक पर कब्ज़े का प्लान किसी भी वक्त अमल में आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मस्जिद अल अक्सा पर कब्ज़ा होते देर नहीं लगेगी। फ़िलहाल तो इस वक्त यूएई की साख और इसराइल का फ्यूचर दोनों दांव पर लगे हैं। बात गज़ा की। इसराइली फ़ौज गज़ा सिटी में और अंदर दाखिल हो गई है। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। लोगों की जबरी बेदखली और हिजरत जारी है। बुध को इसराइली फ़ौज गज़ा सिटी के और अंदर बढ़ गई। टैंक और सिपाही शेख रदवान में दाखिल हुए। ये इलाका गज़ा का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा आबाद मोहल्ला हुआ करता था या है। पिछले कुछ हफ्तों में इसराइली फ़ौज ने गज़ा सिटी के बाहरी इलाकों पर कब्ज़ा किया और अब वो सिटी सेंटर से सिर्फ कुछ किलोमीटर के फासले पर पहुंच चुकी है, जबकि दुनिया भर से ये जंग रोकने की पुकारें उठ रही हैं। गज़ा सिटी के लोगों का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने मकान तबाह कर दिए और वो टेंट भी जला दिए जिनमें पहले से बेघर हुए फ़लस्तीनी रह रहे थे। ये वही लोग हैं जो लगभग 2 साल से जारी जंग में पहले ही सब कुछ खो चुके हैं। मकामी हेल्थ ऑफिशियल्स के मुताबिक बुध को गज़ा सिटी में कम से कम 24 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। 60 साल की एक खातून है। इस रिपोर्ट में लिखा है उनका नाम ज़किया सामी। वो 5 बच्चों की माँ हैं। वो इस रिपोर्ट को दर्ज करने वाले रिपोर्टर से कहती हैं कि शेख रदवान को जलाया जा रहा है। कब्ज़ा फ़ौज ने घर तबाह कर दिए हैं, ऑक्यूपेशन फोर्स ने घर तबाह कर दिए हैं, टेंट जला दिए हैं और ड्रोन से ऐलान किया जा रहा है कि इलाका छोड़ दो। वो कहती हैं अगर गज़ा सिटी पर यह कब्ज़ा नहीं रोका गया तो हम सब मर जाएंगे और हम कभी माफ़ नहीं करेंगे उन लोगों को जो खड़े खड़े ये सब देखते रहे और हमारी मौत रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। ये एक आम फ़लस्तीनी माँ के लफ्ज़ हैं। बात लेबनान की, जहां लगातार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी जारी है। लेबनान के जनूबी कस्बे यातर पर इसराइल ने आज एक हवाई हमला किया। इस हमले में एक लेबनानी शहरी हलाक हो गया। लेबनान की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बुध को इसकी तस्दीक की। सरकारी महकमे ने तस्दीक की। सरकार खामोश है। बढ़ते हैं आगे। बीजिंग दौरे के बाद ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि चाइना के साथ हाल ही में हुए मुआहिदों को सिर्फ दस्तावेज तक महदूद न रखा जाए बल्कि उन पर अमली कदम भी उठाए जाएं। चीनी दारुल हुकूमत में ईरानी आवाम से गुफ्तगू करते हुए पेज़ेश्कियान ने कहा कि बातचीत और तबादला ख़यालात नतीजा खेज रहे हैं और अब ज़रूरत है कि इन समझौतों को हकीकत में बदला जाए। उन्होंने कहा कि साइंस, इंडस्ट्री, तिजारत और दूसरे शोबों के माहिरीन पर जिम्मेदारी है कि वो इन मुआहिदों को कामयाबी से अंजाम तक पहुँचाएँ। सदर ने यह भी कहा कि ईरान के ताल्लुकात पड़ोसी ममालिक और दोस्तों के साथ बेहतर हुए हैं, जिसने मज़ीद ताउन की राह आसान बना दी है। ईरान ने कहा है कि स्नैपबैक से तेल एक्सपोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
ईरान के ऑयल मिनिस्टर मोहसिन पाकनेजाद ने कहा कि अगर स्नैपबैक मैकेनिज्म एक्टिव हो भी गया तो ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उन्होंने बुध को कैबिनेट मीटिंग के बाद रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि ईरान हर तरह की पाबंदियों के बावजूद एक्सपोर्ट जारी रखने और उन्हें मात देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मिनिस्टर ने बताया कि ऑयल मिनिस्ट्री ने ज़रूरी और असरदार इक़दाम यानी कि कदम पहले से ही ले रखे हैं और हालात के मुताबिक आगे भी कदम उठाए जाएंगे। अब एक खबर और ख़ास खबर हिंदी में, ताकि सब लोग समझ सकें, क्योंकि हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स हिंदी समझते हैं। पुतिन और शी जिनपिंग ने मानव जीवन, इंसानी ज़िंदगी को लंबा करने पर बात की है, इंसान की उम्र बढ़ाने पर। बीजिंग में हुए वर्ल्ड वॉर सेकेंड की याद में मुनक्किद हुए एक बड़े मिलिट्री परेड के दौरान रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चाइना के सदर शी जिनपिंग के बीच इंसानी ज़िंदगी को लंबा करने और बायोटेक्नोलॉजी पर चर्चा सुनी गई। इंटरप्रेटर के ज़रिए पुतिन के लफ्ज़ों का चीनी में अनुवाद किया गया, ट्रांसलेशन किया गया, जिसमें कहा गया कि बायोटेक्नोलॉजी में लगातार तरक्की के साथ मानव अंगों का ट्रांसप्लांट बढ़ेगा, जिससे हम जवान बने रहेंगे और शायद अमरता भी हासिल कर सकें, यानी कि हम कभी ना मरें। शी जिनपिंग इस बात पर हंसते हुए बोले, इस सदी में उम्मीद है कि लोग 150 साल तक जी सकते हैं। ये बात हंसी में कही गई, लेकिन इसको लोग सीरियसली ले रहे हैं। क्या चाइना और रूस लोगों की 150 साल की ज़िंदगी तय करने पर काम कर रहे हैं? इस बातचीत का बाकी हिस्सा प्रसारित नहीं हुआ, पब्लिक डोमेन में नहीं आया। पुतिन और शी जिनपिंग इस परेड के दौरान 26 विदेशी नेताओं में शामिल थे, जिसमें नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन भी शामिल थे और ईरान के मसूद पेज़ेश्कियान भी। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।